हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ दी एल्काइंस। ठीक है, इससे पहले हम एल्केन्स एंड एल्कीन्स कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं एल्काइंस। ओके, एल्काइंस। सबसे पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कि एल्काइंस क्या है। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन ट्रिपल वन कार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसका मतलब इसके पास होता है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। ठीक है, ये आ जाता है पाई, ये भी पाई और ये है सिग्मा। ठीक है, दैट मीन्स इसके पास एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करें कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, और इसमें n क्या है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इससे हमें यह पता चलता है कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर आता है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस का, वो आता है इथाइन। ठीक है, इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है इसका सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, हमने एल्कीन्स में और एल्केन्स में देखा था कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसमें n होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और एल्कीन में था कि CnH2n whereas n is equal to 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी स्मॉलेस्ट मेंबर जो था वो था इथीन, लेकिन इसमें था वो मीथेन। ठीक है, ये तो आगे जनरल फॉर्मूला की बात। नेक्स्ट अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ, ज्योमेट्री की बात करें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक है, देखते हैं इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो होता है 180 डिग्री। ओके, और अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें तो वो आती है लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब इनके बीच में जो आती है दिस इज द 1.20 एम्पियर। और अगर बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी होती है 1.06 एम्पियर। ठीक है, ये आती है 1.06 एम्पियर। ओके, ये तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कि एल्काइंस बेसिकली क्या है। एल्काइंस में इनके बीच का जो ये कार्बन होता है, इसमें होते हैं दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी अगर बात करें, इसमें नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म हम इसमें देखते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। बात करते हैं हम इसके नोमेनक्लेचर की। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले वैल्यू ऑफ n कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, n जो होता है 2 होता है। अगर हम इसमें फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C2H2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर देखें, इसका क्या बनेगा, तो वो बनेगा इथाइन। ठीक है, इथाइन। और इसका कॉमन नेम भी है, और कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। ठीक है, ये है इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम इसका इथाइन आ जाता है और स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है। अगर हमारे पास वैल्यू इसकी 3 हो तो फॉर्मूला बनेगा C3H4 और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, दैट मीन्स ये बनेगा प्रोपाइन। ठीक है, इससे हम किस तरह से नाम देते हैं कॉमन नेम, हम इसे कहते हैं ये बनेगा मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, मिथाइल इतना पार्ट जो है वो एसिटाइलिन का, और इसके साथ है मिथाइल।
ठीक है, तो ये बन गया मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं अगर हमारे पास 4 है तो ये बनेगा C4H6 और ये रहेगा CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 3 4 5 6, तो ये बनेगा ब्यूटाइन। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम देखें तो इतना पार्ट तो एसिटाइलिन का है और इस तरफ आ जाता है इथाइल, तो ये बनेगा इथाइल एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ना होने के बजाय अगर ये सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो CH3। ठीक है, कुछ ऐसा हो तो ठीक है, फर्स्ट पे ना आने के बजाय अगर ये सेकंड पोजीशन पे आ गया तो ये क्या बन गया, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, बनाना 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे आइन। ठीक है, तो ये बनेगा डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, अगर 5 हो तो ये बनेगा C5H8 CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आएगा पेंटाइन। ठीक है, और ये बनेगा प्रोपाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं इसके नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके आइसोमेरिज्म की ओर। आइसोमेरिज्म पे अगेन मैं यही कहूँगी कि हमने एक पूरा लेक्चर लिया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म होती हैं वो देखते हैं, और अगर इसे पूरा देखना है कि आइसोमेरिज्म क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है, तो लिंक में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, आइसोमेरिज्म एल्काइंस जो होते हैं ये 2 तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा ये शो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक आ जाता है इसका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, 3 एग्जाम्पल लेते हैं और तीनों में इसी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 पेंटाइन। ठीक है, एक और देखते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 1 2, तो ये बनेगा पेंट 2 आइन। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं CH3, मान लो कि ये ब्रांच में चला गया। ठीक है, हम सब में 5 कार्बन ले रहे हैं। ठीक है, ये ब्रांच में चला गया तो ये बन गया CH2 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ओके, तो ये है हमारे पास 3 स्ट्रक्चर 1 2 3, तो ये बनेगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। अब ये जो हमने तीनों देखे ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ध्यान से तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसे आप पेंट 1 आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ रहा है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 4 5 6 7 एंड 8 इसमें आ जाते हैं हाइड्रोजन।
ठीक है। और अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 4 5 एंड 5 और 3 8 हाइड्रोजन। अगेन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, और हाइड्रोजन देखें 3 3 6 7 एंड 8, ठीक है। इन मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब हुआ कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर पोजीशन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। पोजीशन 1 पे 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन अगर इसमें बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। इसमें पोजीशन फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड और इसमें पोजीशन सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड। इसमें फर्स्ट पे तो है लेकिन थर्ड पे इसमें आ जाती है एक ब्रांच, ठीक है। इसका मतलब ये कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर जो हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर वही, इसके सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड को देखें, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन चेन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड, सिमिलरली सेकंड और थर्ड में भी है, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड में भी है, और ये दोनों ही शो करते हैं चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। ये क्या शो करते हैं? चेन आइसोमरिज्म। तो इस तरह से एक आइसोमरिज्म का टॉपिक है इसमें जो हमने कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है ना, बस उसी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें, ठीक है। देखो पहले हम इसकी ना ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आता है, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन ने भी मिलकर क्या किया, हाइड्रोजन का होता है S और कार्बन का हुआ Sp, ठीक है, Sp और कार्बन का हुआ S। इस Sp ने और Sp ने मिलकर बनाया सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर Sp और S ने बनाया सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर बनाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आ जाती है ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कि किस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो आ गया सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड भी हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड भी देख लेते हैं। कार्बन के पास p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, p ऑर्बिटल, ओके। इस वाले कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल होंगे, एक px आ जाता है और एक py आ जाता है। दिस इज द px और ये आ जाता है py, ठीक है, दोनों कार्बन के पास आता है ये py, अगेन px एंड py, और कार्बन के पास कौन सा px होता है? 2px, सिमिलरली 2py, 2px एंड 2py। ये किस तरह से बनाता है, ठीक है, 2px के पास जाता है और 2py के पास, ठीक है। ये है 2py और ये है 2px, ये है 2px एंड ये है 2py, 2py 2py के पास और 2px के पास, ठीक है। ये है पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पर इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। अगर हम px की बात करें तो ये आ जाता है इन द प्लेन, ठीक है, इन द प्लेन। और अगर इसकी हम बात करें तो ये आ जाता है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, अबव द, ये पेपर के ऊपर आते हैं, ठीक है। जब हम इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना तो ये पी वाई जो है ऊपर की ओर आएंगे प्लेन ऑफ द पेपर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो 2px इन द प्लेन आएगा, इन द प्लेन, लेकिन 2py जो है, ठीक है, 2py ये आ जाता है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, यहाँ से एक 2py जो होता है प्लेन के पेपर के नीचे होता है और एक ऊपर होता है और बिल्कुल प्लेन में आ जाता है इस तरह से, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे और बिल्कुल प्लेन पे आ गया 2px, ठीक है। तो ये है ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, ये आ जाती है पाई बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन और ये आती है सिग्मा बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, जो ये हमारा पाई बॉन्ड है ना, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। इसके पाई बॉन्ड ना कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है, ऐसे। इसी के साथ आते हैं पाई बॉन्ड और ये क्या बताता है, ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड है ना वो ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट एक चीज़ और, इसी को ना हम देखते हैं। देखो, कार्बन और कार्बन तो है हमारे पास, ठीक है, कार्बन और कार्बन, इसके बीच में आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, ओके, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हमने क्या बता दिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी आ जाता है सिग्मा बॉन्ड। अब ना कार्बन कार्बन के पास पाई बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, ऐसा एक और एक ऊपर से। हम ना पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड, दूसरा ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ सिलेंडर शेप में आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये हमने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो रही है। ये है सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ठीक है, दिस वन। तो ये सारा का सारा जो है ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन शो की। यहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो पी ऑर्बिटल होते हैं, वो ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। अगेन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो हम देख रहे हैं वो किस तरह से आ, ये तीनों चीज़ें एक ही आ रही हैं, ठीक है। बस रिप्रेजेंटेशन करने का एक अलग, इसमें हम सिर्फ ओवरलैपिंग के बारे में बता रहे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, और वहाँ पर हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड शो की है। ओके, अब ये तो हो गया। हम एल्केन से पढ़ते आ रहे हैं, एल्केन
एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तीनों में हमने क्या देखा, बॉन्ड लेंथ। अब तीनों की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तीनों की बॉन्ड लेंथ को पहला हमने बनाया था कार्बन हाइड्रोजन, ये आ जाता है इथेन। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 इथीन। लास्ट हम बात करते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये आ जाता है इथाइन। ठीक है, ये आ गया इथाइन। ये इथेन, इथीन एंड इथाइन। ठीक है, अगर हम इसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच की देखें तो ये आता है 154 pm, दैट इज द पिकोमीटर। 134, ये हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आती है 120 pm। ठीक है, 154, 134 एंड 120। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात करें तो ये आती है 109 pm, 108 pm एंड 106 pm। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, फिर जब यहाँ से इथेन की ओर डबल बॉन्ड की ओर गया तो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, 154 से 134 चली गई कार्बन और कार्बन के बीच में। अगेन जब एल्केन की ओर, एल्काइन की ओर गए, एक और बॉन्ड बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी 109, फर्दर आगे मूव किया इन्होंने इथेन की ओर तो 108, यानी कि यहाँ पे भी कम हो गई और यहाँ पर भी कम होगी, दैट इज 106 pm। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ आते डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आते क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। ये आ गई बॉन्ड लेंथ, यहाँ से यहाँ आते बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। ठीक है, जब वो एल्केन से एल्कीन की ओर गए और एल्कीन से फर्दर एल्काइन की ओर गए तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट होता है और स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, सिर्फ दो ही मेथड हैं और दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, एल्काइन को बनाने के मेथड्स, एल्काइंस। ठीक है, पहला मेथड आता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ओके, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से हमें क्या करना है, एल्काइंस को बनाना है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, ये आता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बाइड Ca2 पॉजिटिव प्लस C2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, Ca2 पॉजिटिव C2 नेगेटिव, और इसको अगर हम स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, 2 नेगेटिव। ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं C2 नेगेटिव, और यहाँ पर इसके पास 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ वाटर लेते हैं तो यहाँ से बनता है CaOH2 प्लस C2H2, और ये C2H2 क्या है, इथाइन। ठीक है, C2H2 ऐसा होता है ये। ठीक है, ये ऐसा होता है C2H2। अब देखो CaH2 और C2H2 कैसे बना। ठीक है, हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, H2O 2 हैं हमारे पास। ठीक है, H2O 2 हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
OH H H OH, ठीक है, वही बना ना H12 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो OH जो हैं ये इसके साथ निकल जाते हैं, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन इसके साथ चले जाते हैं, ठीक है। यहीं से बनता है CaOH2 और C2H2, ठीक है। ये यहीं से आते हैं, जब भी हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये यहीं से आते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड से इस तरह से हम क्या करते हैं, इथाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें प्रोपाइन की तो उसके लिए मैग्नीशियम कार्बाइड यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है तो इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। बात करें अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है CaCO3, ठीक है, CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है CaO प्लस CO2 में, ठीक है। अब ये CaCO3 क्या चीज़ है, ये है लाइमस्टोन, क्या है, लाइमस्टोन। इसको जब हमने हीट किया तो ये बना CaO और CaO है क्यूकलाइन, ठीक है, ये क्या है, क्यूकलाइन, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका तो वैसे पता ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो बाहर निकल जाती है। लाइमस्टोन को जब हमने हीट किया हमारे पास बना क्यूकलाइन, और इसी क्यूकलाइन में जब हम डालते हैं कोक तो वहाँ से बनता है कोक, ठीक है, 3 कार्बन जब हमने इसमें ऐड किए, ठीक है, इसको हमने इसके साथ ट्रीट किया तो यहाँ से बना CaC2, लेकिन इसी के साथ क्या होता है, CO बाहर चला जाता है, ठीक है। 3 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन इसके साथ चला जाएगा, 1 कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ निकलकर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये बाहर चला जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है, ये बाहर चला जाता है। और C कार्बन के साथ ये कोक है, कोक को जब हम क्यूकलाइन में ऐड करेंगे तो वहाँ से कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है, और फर्दर कैल्शियम कार्बाइड जो है इथाइन बनाता है। ओके, नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो आता है विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड्स देखते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। 2 तरह के डाइहैलाइड्स हमने पढ़े थे, एक विसिनल डाइहैलाइड्स और एक होता है जेमिनल, जिसको हम जेम डाइहैलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है, डाइहैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं जब हैलोजेंस जो होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, ठीक है। इसमें हैलोजेंस एट एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजेंस होते हैं। और ये क्या होता है कि हैलोजेंस इस पे एक ही कार्बन पे होते हैं, हैलोजेंस ऑन सेम कार्बन, ठीक है, एक ही कार्बन पे ऊपर 2 हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, 2 हैलोजेंस एट एडजेसेंट एटम, और ये आ जाते हैं 2 हैलोजन ऑन सेम कार्बन, ठीक है। जब सेम कार्बन पे होंगे तो जेमिनल डाइहैलाइड्स, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, हम विसिनल डाइहैलाइड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, X X X H एंड H, ये बन गया विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है कि HX बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा था, हमने उसमें देखा था कि यहाँ पर ये एंटी एडिशन शो कर रहे हैं, ठीक है, ये एंटी एडिशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक X यहाँ से गया तो एक यहाँ से गया, ठीक है, और एक X यहाँ से गया, डबल बॉन्ड बनाकर H यहाँ पे, तो ये बन गया R, ठीक है, ऐसा ही बना, एक X ये और एक हाइड्रोजन ये चला गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको, अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एल्कीन बना है, ठीक है, हमारे पास आता है NaNH2, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है।
इस स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, इस X को यहाँ से इस H के साथ रिमूव कर दिया, ये X गया और यहाँ पर बना R, C ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है। यहाँ पर बना एल्काइन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन है और हेलोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से ये ऑक्सीजन जो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ये ना पार्शियल बॉन्ड शो करता है, कुछ ऐसा, ठीक है। दैट मीन्स ये रेजोनेंस शो करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हेलोजन जो है इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगा, इसको बाहर भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम NaNH2 का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करते हुए एल्काइन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एक चीज़ और, ये रिएक्शन होती है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे तभी हमारे पास यहाँ से HX जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। एक बात ये तो हो गया कि एल्कोहलिक H, जब HX रिमूव किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX, ठीक है। और अगर हम ऐड करें तो उसे हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसी में हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स पे। CH3CH3, यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है। इसको हम करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से होता है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहा, ये Br यहाँ पे रहा और ये HBr क्या हुआ, बाहर चला गया, ठीक है। फर्दर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaNH2 के साथ करवाते हैं और यहाँ से बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। और यहाँ से भी एक HX बाहर चला गया, ठीक है। अब पता है बुक में हमें कैसे लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। C2H5C, क्लोरीन ले लेते हैं, अगेन क्लोरीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन CH3, ठीक है। एल्कोहलिक KOH NaNH2, ठीक है, ऐसे लिखा होगा कि एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, यहाँ से बनेगा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा prop2 आइन, सॉरी 1 2 3 4 5, प्रॉप नहीं पेंट, ठीक है, पेंट2 आइन, ठीक है। तो इस तरह से हम विसिनल डाइहैलाइड से करवा सकते हैं एल्काइंस की प्रिपरेशंस, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, ठीक है। जो एल्काइंस होते हैं ना, ये कलरलेस भी होते हैं एल्काइंस। अगर हम इसकी बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस भी होते हैं, टेस्टलेस, ठीक है। अब इसे लिखवाने का मतलब क्या हुआ कि एक एल्काइन ऐसा है जो स्मेल देता है, ठीक है। एक्सेप्शन में लिख लो कि एक्सेप्ट इथाइन
इथाइन एक ऐसा है, ये क्या करता है, स्मेल देता है, स्मेल लाइक गार्लिक। और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ फॉस्फेन। ठीक है, फॉस्फेन की इम्प्योरिटी इसमें इतनी होती है कि ये इस तरह की स्मेल देता है, कौन, इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि कार्बन 2 से कार्बन 4 जो हैं ये गैसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, कार्बन 2 से कार्बन 4 गैसियस नेचर के होते हैं। कार्बन 5 से कार्बन 13 की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड नेचर के होते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन 13 से अबव की बात करें, कार्बन 14 से अबव की बात करें तो ये होते हैं सॉलिड नेचर के। ठीक है, ये तो आ गई इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर हम इसका नेक्स्ट अगर हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, MPBP दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों ही होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होती हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये दोनों बढ़ेंगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्रांचेस बढ़ी तो ये कम होने लग जाएगा। दैट मीन्स जितनी कम ब्रांच उतना ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उतना ही कम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी डेंसिटी की। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास एंड साइज के भी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साइज के बढ़ने से भी डेंसिटी बढ़ती है। ये एल्काइंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एल्काइंस की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साइज के बढ़ने से भी डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। और सॉल्युबिलिटी में क्या है कि सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हो गए, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच।